दोस्तों पीसीएस एकेडमी में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और दोस्तों सबसे पहले तो आप पीसीएस एकेडमी को सब्सक्राइब कर लीजिए। और चैनल पर जैसे यूट्यूब पर आप डालेंगे पीसीएस एकेडमी तो इस तरीके से खुलकर आएगा। और इस लाल बटन पर सब्सक्राइब वाले बटन पर इस तरीके से जो चीज़ें हैं, ठीक है, सब्सक्राइब बटन के बाद में बेल बटन को आप लोग ज़रूर प्रेस करिए और वो भी ऑल में आप लोगों को सेट करना है, जिससे टाइम पर नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे, ठीक है। और यूपीपीसीएस मेंस 2022 और 23 के लिए बैचेस चल रहे हैं, तो जो लोग भी अपना इच्छुक हों ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। ज्वाइन करने के लिए जो नंबर है 9140085178, इस नंबर पर मैसेज करके आप लोग जानकारी ले सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। तो देखिए, शिक्षा की जहाँ तक हम लोग बात करते हैं तो भारत में शिक्षा की पृष्ठभूमि की जब हम लोग बात करते हैं तो शिक्षा सबसे प्राचीन है, ठीक है। और वैदिक काल से ही आप देखेंगे तो वैदिक प्रणाली से शिक्षा का प्रावधान हुआ था। वैदिक काल से ही ये चीज़ें चलती आ रही हैं। वैदिक काल में क्या है, पूर्ण ज्ञान प्राप्त करना ही अच्छा माना जाता था। और उस समय में गुरुकुल होते थे और गुरुकुलों में गुरु और शिष्य होते थे, ठीक है। गुरु शिक्षाएं प्रदान करते थे और शिष्य जो थे कठोर अनुशासन का पालन करते हुए शिक्षा को ग्रहण करते थे घर बाहर जाकर, ठीक है। और गुरु और शिष्य के बीच का संबंध भी एक इस्टेब्लिश होता था, ठीक है। तो जब हम लोग स्टार्टिंग से जब बात करेंगे शिक्षा की, देश में हमारे शिक्षा की अगर पृष्ठभूमि स्टार्टिंग से हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है, लगभग 700 ईसा पूर्व में क्या हुआ था कि तक्षशिला में एक विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय खुला था, ठीक है। और इसके बाद क्या हुआ कि चौथी शताब्दी ईस्वी में क्या हुआ कि नालंदा विश्वविद्यालय खुला, ठीक है। अब इन्हीं दोनों विश्वविद्यालयों में क्या हुआ कि जो हमारे यहाँ के जो महान व्यक्ति थे, जो महान साइंटिस्ट थे ये कह सकते हैं, ठीक है, जो अन्य अन्य क्षेत्रों में इन्होंने अपना योगदान किया, तो ये लोग यहाँ पर पढ़ाई करते थे। जैसे चरक है, चाणक्य है, सुश्रुत है, पतंजलि है और आर्यभट्ट है। तो इन्होंने क्या किया, इन विश्वविद्यालयों से ज्ञान लिया। अब हम लोग चलते हैं स्वतंत्रता के दौरान, ठीक है। तो स्वतंत्रता के दौरान जो शिक्षा की बात कही जाती है, तो स्वतंत्रता के दौरान शिक्षा का जो मुख्य एक कार्य था, यहाँ पर एक उद्देश्य लेकर चला गया, महिला शिक्षा को बढ़ावा दिया गया, ठीक है। जो मुख्य बात कही गई समाज सुधारकों के द्वारा, वो कोई भी हो, डी.के. कर्वे हो, राजाराम मोहन राय हो, ईश्वरचंद्र विद्यासागर हो, कोई भी हो, गांधी जी हो, तो जितने भी समाज सुधारक थे तो उनमें से कुछ महत्वपूर्ण लोगों ने महिला शिक्षा की बात करी, ठीक है। और यहाँ पर जो शिक्षा थी, शिक्षा का स्वदेशी मॉडल अपनाया गया, ठीक है, ध्यान रखिएगा, शिक्षा का स्वदेशी मॉडल अपनाया गया। और जो शिक्षा प्रणाली है दोस्तों, शिक्षा प्रणाली की जहाँ तक हम लोग बात करते हैं तो इसमें किस टाइप की चीज़ें आती हैं, जब हम लोग देखते हैं कि इसमें प्राथमिक स्तर होता है। अब जैसे वर्तमान में अगर हम लोग देखेंगे तो प्री स्कूल्स भी आ गए हैं, ठीक है। लेकिन उस समय जैसे हम लोग 20-25 साल और 30 साल अगर पीछे जाते हैं तो प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा में ही ये हमारी शिक्षा प्रणाली का विभाजन हुआ था। और अब जो है तकनीकी शिक्षा आ गई है, व्यावसायिक शिक्षा आ गई है और भी अन्य प्रकार की शिक्षाएं आ चुकी हैं, ठीक है। तो जहाँ तक हम लोग शिक्षा की बात करते हैं तो शिक्षा प्रणाली के विकास में बहुत सारी समितियाँ भी बनाई गई हैं, ठीक है, बहुत सारी समितियों का निर्माण भी किया गया है। अब इन समितियों में हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि जैसे विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग बना था, तो इसके अध्यक्ष कौन थे, राधा कृष्णन थे। और इस आयोग को बनाया गया था 1948 में, ठीक है। इसका कार्य क्या था, उद्देश्य क्या था, तो इसके उद्देश्य देखे थे कि क्षेत्र, जाति, लैंगिक विषमता पर ध्यान देना, उच्च शिक्षा को सभी लोगों को सुलभ बनाना। उसके बाद आता है आपका माध्यमिक शिक्षा आयोग। इसकी स्थापना जो गठन किया गया था वो 1952 में किया गया था और इसके अध्यक्ष कौन थे, लक्ष्मण स्वामी मुदलियार, ठीक है। तो ये जितने भी आयोग बनते थे ये कहीं ना कहीं शिक्षा में गुणवत्ता और सारी चीज़ों पर बात करते थे कि शिक्षा का स्तर किस तरीके से होना चाहिए, ठीक है।
शिक्षा को किस तरीके से अच्छी शिक्षा लोगों को प्राप्त हो सके, और शिक्षा से संबंधित सारे प्रावधान जो थे वो माध्यमिक शिक्षा आयोग के द्वारा कहे गए थे। ठीक है, और ऐसे ही बात जैसे स्पेशल बातें होती हैं तो उनको मैंने मेंशन किया है। ठीक है, जैसे भारतीय शिक्षा आयोग की बात करेंगे तो यह जो आयोग बना था भारतीय शिक्षा आयोग, तो 1964 से 66 के बीच में बना था। और यहाँ पर इसके अध्यक्ष कौन थे? जो आयोग बना था इसकी अध्यक्षता जो की थी DS कोठारी ने की थी। और इन्होंने क्या किया था, एक आंतरिक गुणात्मक और शैक्षिक शिक्षा की सुविधा जो होती हैं, शैक्षणिक सुविधाएं जितनी भी होती हैं, तो इनके विस्तार की बात कही थी। ठीक है, इनके विस्तार की बात कहते हैं, कौन कहता है? DS कोठारी। ठीक है, अब बात ये आती है कि आंतरिक शिक्षा, गुणात्मक शिक्षा। अब आंतरिक शिक्षा का मतलब ये है कि आप खुद व्यक्तिगत शिक्षा, कि बच्चे के एक आंतरिक विकास भी हो सके। ठीक है, ऐसे शिक्षा को प्रदान किया जाना चाहिए, और वह शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो गुणवत्तापूर्ण होनी चाहिए। तो और जितने भी, जैसे मान लीजिए जो एक स्टूडेंट है, तो स्टूडेंट के आसपास की जितनी भी सुविधाएं हैं उन सुविधाओं का विस्तार भी होना चाहिए, कॉलेजेस का विस्तार किया जाना चाहिए, और शैक्षणिक जितनी भी सुविधाएं हैं उनका विस्तार होना चाहिए। ठीक है, अब इसके आगे चलते हैं हम लोग। राष्ट्रीय नीतियां भी बनती हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीतियां भी बनती हैं। तो इसमें सबसे पहली नीति जो आई थी 1968 में आई थी। ठीक है, तो इसका काम क्या था? क्षेत्रीय भाषा का प्रचार प्रसार पर बल देना। ठीक है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान इसमें किया गया था। और क्या किया गया था कि जैसे हिंदी राष्ट्रीय भाषा को, जैसे हिंदी को राष्ट्रीय भाषा के रूप में स्थापित करना और इसको बढ़ावा दिया जाना। और उस समय जैसे राष्ट्रीय आय का जो 6% व्यय किया जाता था एजुकेशन के लिए, शिक्षा के लिए। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है 1986, तो इसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर इस समय आकर बहुत सारी ओपन यूनिवर्सिटीज़ खुलती हैं। ठीक है, छात्रवृत्ति देने की एक प्रक्रिया स्टार्ट होती है और नए स्कूल कॉलेजेस खोले जाते हैं। और क्या है कि जैसे जो वंचित वर्ग है, SC ST वर्ग है, इन सभी लोगों के शिक्षा प्रदान करने का प्रावधान भी इसी समय किया गया था। ठीक है, तो ये सारी बातें थी। ठीक है, तो ये कुछ बातें थी राष्ट्रीय शिक्षा नीति से संबंधित। ठीक है, अब आगे देखते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 में आती है और इसी में केंद्रीय स्तर पर एक केंद्रीय शिक्षा सलाहकारी बोर्ड की स्थापना करने का भी निर्णय लिया जाता है। और क्या किया जाता है कि जो शिक्षा है, एजुकेशन है, उसकी क्वालिटी पर ध्यान देने की बात कही जाती है और नैतिक मूल्यों को विकास की भी बात कही जाती है। और उसके बाद में 2017 में जो शिक्षा से संबंधित जितनी भी समस्याएं थीं, तो उनसे निपटने के लिए, ठीक है, उनसे निपटने के लिए क्या हुआ था कि एक कस्तूरी रंजन आयोग बना था 2017 में, और इसी के तहत एक नई शिक्षा नीति को बनाने की भी बात कही गई थी। ठीक है, तो इसमें है क्या कि लोगों की भागीदारी। जैसे देखिए, एक बच्चा होता है, एक बच्चे को विकास के लिए परिवार भी जिम्मेदार होता है और जो स्कूल है वो लोग भी जिम्मेदार होते हैं। ठीक है, दोनों लोग सहभागिता निभाते हैं बच्चे के विकास में। ठीक है, तो यहाँ पर भागीदारी परिवार की और स्कूल की, दोनों की सहभागिता को सुनिश्चित करना, दोनों की भागीदारी को सुनिश्चित करना, जो शिक्षा है उसकी गुणवत्ता को बेहतर करना। ठीक है, जो स्कूल्स हैं उनमें समानता लाना। ठीक है, अनुसंधान करना, रिसर्च करना बहुत ज़रूरी है। शिक्षण पद्धति जो है, आपकी शिक्षण पद्धति बहुत बेहतर होनी चाहिए। पढ़ाने का किस तरीके से टीचर जो होते हैं, टीचर पढ़ाते हैं, तो इन सारी चीज़ों की बात कही गई कस्तूरी रंजन आयोग में। ठीक है, शिक्षक जो है और शिक्षक संकाय, सभी के लिए जो व्यक्ति हैं, जो कर्मचारी हैं, सभी को प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए कि कोई भी गलत कार्य ना कर सके। शिक्षकों को जैसे जो उनकी नॉलेज के आधार पर उनको समय समय पर प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए, प्रत्येक शिक्षक को। ठीक है, तो ये बातें कस्तूरी रंजन आयोग ने कही थी। ठीक है, और इसी के माध्यम से एक नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाने की भी घोषणा की गई थी। ठीक है,
बात कही गई थी, अभी घोषणा नहीं हुई है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, शिक्षा में उत्पन्न चुनौतियों को देख लेते हैं कि शिक्षा में उत्पन्न चुनौतियों की जब हम लोग बात करते हैं तो सबसे पहले ग्राउंड लेवल से बात करेंगे, प्री स्कूल लेवल में, कि जैसे प्री स्कूल अभी हाल वर्तमान में अगर देखेंगे हाल फिलहाल में तो आपको प्री स्कूल खुले हुए दिखाई दे जाएंगे। और ऐसे में क्या होता है कि बच्चों के विकास के लिए ये खुले होते हैं। प्री स्कूल का मतलब होता है केयर टेकर, मतलब केयर टेकरिंग होती है वहाँ पर, ठीक है। बस वहाँ पर देख रेख और उसका खेलना रहना, बस इस तरीके से प्री स्कूल में कार्य किए जाते हैं, ठीक है। अब प्री स्कूल जो होते हैं दोस्तों, वो जो बच्चे होते हैं, मानव विकास या बच्चे के विकास की यहीं से नींव पड़ती है, ठीक है। और जैसे जो प्री स्कूल हैं तो इनमें क्या है, जो बच्चा है और माता पिता है, ठीक है, जो पेरेंट्स होते हैं उनके, तो यहाँ पर क्या होता है, लगाव में कमी आती है। लगाव किसके प्रति, ठीक है। कहने का मतलब यही है कि वो चाहते हैं जो पेरेंट्स होते हैं वो हमेशा चाहते हैं कि बच्चे के लिए बेहतर हो, इसीलिए उसको प्री स्कूल में भेजते हैं। लेकिन बच्चा अपने माता पिता से कटता चला जाता है, ठीक है, उसको टीचर और बाकी सारे लोग प्रभावित करने लगते हैं। तो जो बच्चे और पेरेंट्स के बीच में एक लगाव में भी कमी आने लगती है, ठीक है। और क्या हुआ है कि जो चुनौतियां हैं कि तीव्र शहरीकरण हुआ है। तीव्र शहरीकरण ने क्या किया है कि जो सामाजिक व्यवस्था है जिसमें जो बच्चे हैं, ठीक है, परिवार है, पारिवारिक की एक संरचना ही बदल रही है। एकल परिवार जो होते हैं उनकी संख्या में वृद्धि हो रही है। कोई भी समाज में व्यक्ति है वो अपने माता पिता के साथ में रहना नहीं चाहता। पहले देखिए, पहले क्या होता था कि पहले बच्चे और माता पिता, ठीक है, और उनकी फैमिली सभी लोग साथ में रहते थे। अब अगर हस्बैंड एंड वाइफ जॉब भी करते हैं तो घर में माता पिता और सारे लोग जो बच्चा था उसकी देखभाल कर लेते थे। लेकिन अब वर्तमान में क्या होगा, एकल परिवार है, अब बच्चे को वो घर पर कैसे अकेला छोड़कर जाएं। तो ऐसे में क्या है, वो प्री स्कूल में छोड़कर चले जाते हैं या कोई आया रख लिए, ठीक है। तो ऐसी स्थितियों में क्या होता है, जो समाज में तीव्र शहरीकरण के कारण, जैसे आज की डेट में शहरीकरण की वजह से जो ग्रामीण जनसंख्या का पलायन है वो शहरों की तरफ हो रहा है, और इस वजह से अनेक समस्याएं भी उत्पन्न हो रही हैं और शिक्षा में भी हो रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सभी चीज़ें प्री स्कूल लेवल पर अगर हम देखेंगे तो सभी चीज़ें, वो चाहे एकल परिवारों में वृद्धि हो, ठीक है, एक पारिवारिक लगाव भी टूटता चला जा रहा है, ठीक है, इसीलिए लोग जाते हैं, या अन्य किसी उत्प्रेरक तत्व के कारण कि जैसे उनको पैसा कमाना होता है कि हाँ भाई हमें पैसा कमाना है, शहर में ही हम पैसा अच्छे से कमा सकते हैं, तो इसलिए भी जाते हैं, ठीक है। तो ये प्री स्कूल लेवल की समस्याएं हैं। अब समाधान को देख लेते हैं कि जैसे शिक्षा के अधिकार जो है, ठीक है, जो RTE है, ठीक है, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2008 के तहत जो प्री स्कूल शिक्षा है इसको भी लाया जाए, ठीक है। आंगनवाड़ी जो केंद्र होते हैं उनको शिक्षा संबंधी कार्यक्रम लागू करने की आवश्यकता है। और तीसरी चीज़ क्या है, जो प्रशिक्षण कार्यक्रम है, ठीक है, जो टीचर हैं और जो कर्मचारी हैं उनको, मतलब जो टीचर्स हैं, ठीक है, उनको, और जो विद्यालय एक वातावरण है उनमें प्रशिक्षण की कार्यक्रम की आवश्यकता है, ठीक है। जैसे आंगनवाड़ी केंद्र हैं तो इनमें जो सर्वा हैं तो उनको भी प्रशिक्षण देने की आवश्यकता है, टीचर्स को मतलब प्रशिक्षण कार्यक्रम की आवश्यकता है। तो ये सारी चीज़ें की जानी चाहिए, ठीक है। अब आप तीव्र शहरीकरण को तो रोक नहीं सकते, वो एक प्रक्रिया है, वो होती रहेगी, ठीक है। एकल परिवार में अगर फूट हो रही है या वृद्धि हो रही है, सॉरी, जो जॉइंट फैमिली है उसमें फूट हो रही है तो उसको भी आप लोग नहीं रोक सकते, ठीक है। तो ये तो एक बदलाव है, एक पश्चिमी सभ्यता का प्रभाव है, ठीक है। तो ये प्री स्कूल लेवल पर शिक्षा में उत्पन्न चुनौतियां थी और उनका समाधान था। अब आगे देखते हैं प्राथमिक स्तर पर कौन कौन सी चुनौतियां हैं। तो प्राथमिक स्तर पर क्या होता है कि जो बच्चे हैं, ठीक है, ड्रॉप आउट रेशियो जो है वो बहुत ज़्यादा है। वर्तमान में 92 लाख बच्चे बाहर हैं,
ठीक है। तो ये बहुत बड़ी समस्या है ड्रॉप आउट की, कि बच्चे स्कूल छोड़कर चले जाते हैं, घर में उनको लाड़ प्यार के कारण भेजा नहीं जाता है, ठीक है, और ऊपर से अगर स्कूल जाते हैं तो वहाँ पर भेदभाव की स्थिति देखने को मिलती है। तो ये सारी समस्याएं हैं, ठीक है। और जो लोग जैसे स्कूल से बाहर बच्चे जो रहते हैं, ठीक है, ड्रॉप आउट जो छोड़ने की उच्च दर है, ठीक है, वो है, और स्कूल से बाहर बच्चे, ये दोनों समस्याएं बहुत ही विकराल हैं, जो कि शिक्षा का जो प्रसार है उसको रोकने का कार्य करता है, ठीक है। और क्या है कि जैसे जो बच्चे जाते भी हैं स्कूल, तो उनको क्या है, उनके परिणाम जो हैं वो निम्न स्तरीय हैं। अब जैसे एनुअल स्टेट ऑफ एजुकेशन सर्वे द्वारा, जिसको असर रिपोर्ट भी कहा जाता है, ठीक है, जो स्कूल लेवल पर रिपोर्ट जारी की जाती है परिणाम और सारी चीज़ों से संबंधित सारी चीज़ों को निरीक्षण करने के बाद, यह एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन सर्वे, जिसको असर रिपोर्ट कहते हैं, असर रिपोर्ट के माध्यम से ये सारी चीज़ें की जाती हैं। और क्या है, प्राथमिक स्तर पर चुनौतियाँ कि जैसे भ्रष्टाचार भी है। जैसे बच्चे हैं, उनको कह दिया जाता है आप किताब से ही नकल कर लीजिए। कहने का मतलब ये अनैतिक चीज़ों को नहीं करना चाहिए। बच्चे को भले ही वो छोटा है या बड़ा है, आप उसको जो चीज़ सिखाने आए हैं आप उसको वही चीज़ें सिखाइए, ठीक है। आप अगर गांव क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में अगर देखेंगे जाके, तो टीचर लोग करते क्या हैं, वर्तमान में भी आप देखेंगे कि जो टीचर हैं, टीचर घर से बच्चों के कुछ ना कुछ मंगवाते हैं कि आप दूध लेके आए जाइएगा, जो फसल उत्पादन उनके यहाँ हुआ होता है तो उस चीज़ को वो मांगते हैं बच्चों से। तो ये इस तरीके की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और क्या है, प्राथमिक स्तर पर जो आधारभूत सुविधाएं हैं उसमें बहुत कमी है। अब आप देखेंगे ग्रामीण क्षेत्रों में या शहरी क्षेत्रों में बहुत सी ऐसी जगह हैं जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, उनकी हालत ऐसी हो गई है कि वहाँ बेसिक चीज़ें ही नहीं हैं। पंखे नहीं हैं, जो टेबल है वो भी सही अच्छी प्रकार की नहीं है, जो बुक्स प्रोवाइड की जाती हैं वो अच्छी प्रकार की नहीं दी जाती, ठीक है। और जो ड्रेस हर तरीके से जो व्यक्ति सक्षम है वो तो कर लेता है, जो नहीं सक्षम है वो भी बड़ी दिक्कत है। अब तो सरकार इस पर भी प्रयास कर रही है और सारी चीज़ों को मुहैया कराने की कोशिश कर रही है, ठीक है। और क्या है कि प्राथमिक स्तर पर शिक्षा की लागत में वृद्धि है। अब देखिए, वर्तमान में अगर देखेंगे डिफरेंस कहाँ पर क्रिएट होता है, डिफरेंस यहीं पर क्रिएट होता है कि जैसे जो प्राइवेट स्कूल्स हैं और जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, वहाँ पर दोनों में शिक्षा की लागत का स्तर बहुत ऊपर नीचे है, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये एक अलगाव दर्शाता है कि बच्चों में एक खाई आने लगती है कि जैसे जो गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ते हैं वो बच्चे उस तरीके से डेवलप नहीं हो पाते जिस तरीके से जो प्राइवेट स्कूल से सारी सुविधाएं होती हैं प्राइवेट स्कूल्स में। और भले ही उनकी जो लागत है, शिक्षा की लागत है, वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है, लेकिन उनकी जो क्वालिटी होती है वो बहुत अच्छी होती है। लेकिन यहीं पर अगर हम लोग शिक्षा की लागत की जो वृद्धि है हुई है, तो ये बहुत बड़ी समस्या है और गवर्नमेंट स्कूल्स में ये सारी चीज़ें नहीं मिल पाती हैं। तो सरकार को भी इस तरफ ध्यान खींचना होगा, ठीक है, ध्यान देना होगा अच्छी तरीके से। और क्या है, जो स्कूल के बाहर सहायता नहीं होती। अब जैसे कहने का मतलब यही है कि स्कूल के अंदर, जैसे गवर्नमेंट स्कूल्स जो हैं उनके स्कूल में तो सहायता होती है, टीचर करते हैं, लेकिन कोई बाहर अगर पर्टिकुलर व्यक्ति को अगर सहायता चाहिए तो वो चीज़ नहीं मिल पाती। कहीं भी क्षेत्रों में आगे देख लेंगे, स्कूल में उनको जितनी सैलरी मिलती है उतना ही वो पढ़ाएंगे, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी समस्याएं हैं। प्राथमिक स्तर पर समाधान की बात करते हैं तो परिणामों को गुणवत्तापूर्ण बनाना, जैसे जो परिणाम जो हैं, रिजल्ट को अच्छे होने चाहिए, गुणवत्तापूर्ण होने चाहिए, क्वालिटीफुल होनी चाहिए, और वो तभी होंगे जब आपकी अन्य सुविधाएं अच्छी होंगी, ठीक है। जो बेसिक नीड हैं, अच्छे टीचर होने चाहिए, उनको समय समय पर प्रशिक्षण मिलना चाहिए, तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। और क्या है कि फेल ना होनी, जो नो डिटेंशन पॉलिसी है तो उसको पुनः स्टार्ट करना, ठीक है, तो ये भी सुझाव दिया जाता है। और क्या है कि बच्चों, जैसे छोटे बच्चे जो होते हैं प्राथमिक लेवल पर,
ठीक है, प्राइमरी लेवल पर, तो बच्चों के कमज़ोर पक्षों को तकनीकी माध्यम से सहायता करना। अब बहुत से ऐसे बच्चे हैं गवर्नमेंट स्कूल्स में कि अगर वो कोई क्वेश्चन कर दिए या कोई कुछ भी प्रश्न पूछ लगते हैं तो ऐसे में टीचर उन पर भड़क जाते हैं, वो प्रश्न का उत्तर देते ही नहीं, ऊपर से गलत तरीके से उनके साथ में व्यवहार करने लगते हैं। ठीक है, तो इस तरीके का बिहेवियर जो है वो बच्चों के मन में और कमज़ोर पक्षों को बढ़ाता है। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी समस्याएं हैं हमारे जो शिक्षा प्रणाली है उसकी। ठीक है, तो इसके लिए तकनीकी के माध्यम से उनका कुशल प्रशिक्षण होना चाहिए, बच्चों का प्लस टीचर का। ठीक है, अगला क्या है, माध्यमिक स्तर पर हम लोग देखते हैं, माध्यमिक स्तर पर स्कूली शिक्षा तक पहुंच, जैसे जो स्कूली शिक्षा है, स्कूलिंग एजुकेशन है, तो इसकी पहुंच सभी तक होनी चाहिए। केंद्र की जो सीमित भूमिका है ये बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न कर रही है। स्कूल छोड़ने वालों की संख्या यहाँ पर भी है और प्राथमिक स्तर पर भी है। स्कूल छोड़ने वाले जो ड्रॉप आउट रेशियो है वो बहुत ज़्यादा है। वो रीज़न बहुत अलग होते हैं कि जैसे कोई ऐसा होता है कि जैसे जो माध्यमिक स्तर पर होते हैं तो ऐसे में बच्चे कार्य करने की स्थिति में पहुंच जाते हैं और घर वाले उनके खुद ही बोलते हैं कि यार घर में खाने को नहीं है और आप ऐसा करो, आप स्कूल न जाओ और कुछ काम वाम करो, कुछ पैसा वैसा कमाओ और हमें दो आके लाकर। ठीक है, तो ये एक सामाजिक प्रतिबंध के रूप में भी कि कुछ लोग भेजना ही नहीं चाहते। ठीक है, वो अपने कारणों की वजह से कि भई हम नहीं भेजेंगे अपने बच्चे को स्कूल, है कुछ नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर स्कूल छोड़ने वालों की संख्या जो है वो ड्रॉप आउट रेशियो बहुत ज़्यादा है। रीज़न बहुत सारे हैं। ठीक है, वो निर्धनता भी हो सकता है, सामाजिक प्रतिबंध भी हो सकते हैं, अन्य रीज़न भी हो सकते हैं। मन के अकॉर्डिंग लोग छोड़ देते हैं कि जिनके माता पिता नहीं होते बच्चे, वो लोग नहीं पढ़ पाते हैं। ठीक है, और बहुत से कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो पढ़ भी लेते हैं। और क्या है कि जैसे माध्यमिक स्तर पर व्यावसायिक पाठ्यक्रम की अवहेलना, क्योंकि यहीं से एक जैसे ना स्किल डेवलपमेंट चीज़ें होनी चाहिए, जैसे व्यक्ति का एक कौशल विकास जरूर होना चाहिए और यहीं से रोजगार सृजन भी होना चाहिए। भाई तभी कोई व्यक्ति रोजगार मिल पाएगा, उसको कोई जॉब मिल पाएगी, कहीं पर कार्य कर पाएगा जब उसके पास में एक कोई पर्टिकुलर नॉलेज होगी, उसके पास कोई ऐसी क्षमता होगी जिससे वह कार्यों को कर सके। ठीक है, तो व्यावसायिक पाठ्यक्रम की हमारे देश में अवहेलना भी की गई है, तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है माध्यमिक स्तर पर। और क्या है कि उस उच्च शिक्षा जो हायर लेवल है उसके साथ जुड़ाव नहीं हो पाता, तो ये बहुत बड़ी समस्या है। ठीक है, अगला देखते हैं, समाधान की बात करते हैं। तो समाधान की बात करते हैं तो इसमें जो राइट टू एजुकेशन एक्ट है उसके अंतर्गत जो शिक्षा है उसको और विस्तारित करने की आवश्यकता है और राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क जो है उसको बढ़ावा दिया जाना चाहिए। और सरकार के द्वारा भी प्रयास किए जा रहे हैं, जो सरकारी प्रयास हैं उनके माध्यम से, कि जैसे स्किल इंडिया प्रोग्राम चलाया जा रहा है और अटल इनोवेशन मिशन चलाया जा रहा है, बहुत सारी चीज़ें चलाई जा रही हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं उच्च स्तर हायर लेवल की चुनौतियाँ कौन कौन सी हैं। ठीक है, तो अब हायर लेवल की चुनौतियों के बारे में अब हम लोग बात करेंगे कि जैसे देखिए व्यक्ति, जैसे भारत में, इंडिया में हम लोग देखते हैं कि एक तो बच्चे स्कूल छोड़ रहे हैं, पढ़ाई का स्तर अच्छा नहीं है, टीचर अच्छे नहीं हैं। ठीक है, जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो अच्छी नहीं हैं, पढ़ाने का तरीका अच्छा नहीं है और ऊपर से उनके साथ अत्याचार, भेदभाव, सामाजिक जो चीज़ें हैं वो अन्य पूर्ण रूप से उसको शिक्षा से दूर कर देती हैं व्यक्ति को या बच्चे को। ठीक है, अब इतना होने के बावजूद भी वो माध्यमिक लेवल से आगे सेकेंडरी लेवल पर भी जाता है तो उसके बाद वो हायर लेवल पर जाता है। अब हायर लेवल जो उच्च शिक्षा होती है तो इसमें अनुपात बहुत कम ही होता है क्योंकि इसकी लागत बहुत ज़्यादा है। अब कोई भी व्यक्ति अगर गरीब तबके का है तो वो कभी विदेश जाने के लिए नहीं सोचेगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर जो हायर लेवल है तो यहाँ पर नामांकन का अनुपात भी बहुत ज़्यादा कम है कि जैसे यहाँ लगभग 25% है नामांकन। ठीक है, एनरोलमेंट होता है और अन्य देशों की तुलना में बहुत ज़्यादा कम है। विनियमन क्या होता है, जैसे विनियमन में बहुत सारी संस्थाएं होती हैं कि जैसे आपका विश्वविद्यालय
अनुदान आयोग है, भारतीय चिकित्सा परिषद है, ठीक है, इंडियन मेडिकल काउंसिल जो है, ठीक है, और ये सारी चीज़ें, ठीक है, जो विनियमन करता है, इन व्यक्तियों द्वारा विनियमन सही से नहीं किया जाना, ठीक है। क्यों नहीं किया जाना? क्योंकि इनके पास पर्याप्त मात्रा में वित्त नहीं होता, इनके पास फाइनेंस इतना नहीं होता, पैसे इतने नहीं होते, ठीक है। और वित्त की कमी के कारण यहाँ पर भ्रष्टाचार पनपने लगता है, भाई भतीजावाद, भ्रष्टाचार, पक्षपात की समस्याएं हमें बहुत ज़्यादा दिखाई देने लगती हैं। अब क्या है, हायर लेवल पर फीस बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। तो यह क्या है, एक राजनीतिक हस्तक्षेप का एक विषय भी बन चुका है, एक क्षेत्र भी बन चुका है, जिसके माध्यम से एक जो नेता लोग हैं वो एक अच्छा व्यवसाय भी कर लेते हैं। एक अच्छा व्यवसाय उनके पास आ गया है कि हायर लेवल में आप सारी चीज़ों को रेगुलेट करवाइए अपने अकॉर्डिंग, जिसको जाना है, जिसको भेजना है बाहर, उसको सरकारी खर्चे पर भेज दिए, ठीक है। तो उससे क्या है, उनको धन का भी लाभ होता है, जो राजनेता होते हैं, नेता, ठीक है। और क्या है कि जैसे संसाधन है, चाहे संसाधन वो आपका रिसोर्सेज में अगर हम लोग बात करते हैं तो चाहे आपका फाइनेंस हो या ह्यूमन कैपिटल हो, ठीक है, दोनों की दोनों कमी है। देखिए हमारे यहाँ लोग हैं, ठीक है, लेकिन एक कुशल संसाधन नहीं है, पैसा सही तरीके से उच्च शिक्षा में नहीं लगाया जाता, और जो लगाया भी जाता है वो सही तरीके से जो लाभार्थी है उस तक पहुँचता नहीं है। तो ये बहुत बड़ी समस्याएं हैं। और उच्च शिक्षा लेने के बावजूद अगर व्यक्ति के अंदर उतनी नॉलेज नहीं आई तो ऐसी स्थिति में उसको रोज़गार भी नहीं मिल पाता, तो ये अन्य चुनौतियां भी आने लगती हैं, ठीक है। तो इनके लिए समाधान क्या है? समाधान क्या है, इसका सॉल्यूशन क्या है? इस समस्या का निराकरण यह है कि वित्त पोषण बहुत अच्छी तरीके से होना चाहिए और इनका जो विनियामकी निरीक्षण होना चाहिए समय समय पर, ठीक है। जिससे क्या है कि जो भाई भतीजावाद है, पक्षपात की समस्या है और राजनीतिक हस्तक्षेप है, भ्रष्टाचार है, ये सारी समस्याओं को ख़त्म किया जा सकते। और क्या है कि जो हाई लेवल एजुकेशन है उसमें भर्ती प्रक्रिया को सुधार किया जाना चाहिए और जो टीचर हैं, शिक्षक हैं, उनकी जवाबदेही सुनिश्चित करनी चाहिए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब भारत में शिक्षा की कौन कौन सी चुनौतियां हैं, अब एक ओवरऑल व्यू में देख लेते हैं कि कौन कौन सी चुनौतियां हैं। तो सबसे पहली चुनौती कौन सी है दोस्तों? सबसे पहली चुनौती जो शिक्षा के लिहाज से हम लोग देखते हैं तो एक पारिवारिक चुनौतियां होती हैं कि बच्चों पर दबाव रहता है। वर्तमान में आप लोग देखते भी हैं कि बच्चों के ऊपर नहीं, आप 97% लाइए, आप 96% लाइए, 95% लाइए, 99% लाइए। तो इस तरीके से बच्चों के मन में बहुत ज़्यादा दबाव रहता है, जिसके चलते वह अन्य गलत गतिविधियों में भी जाते हैं। देखिए दबाव डालना चाहिए, लेकिन आप जैसे कहते हैं ना कि प्रेशर भी दीजिए और प्यार भी दीजिए बच्चे को, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों पर दबाव बहुत ज़्यादा रहता है और बच्चों पर प्रेशर किसका पड़ता है? सिलेबस ख़त्म नहीं हुआ, सारी चीज़ें हुई नहीं टाइम पर, उसको नॉलेज सही से मिली नहीं, शिक्षण पद्धति जो है वो उसको समझ में नहीं आ रही, टीचर जो है सही से समझाता नहीं है। इन कारणों की वजह से क्या है, सारी की सारी चीज़ें बिल्कुल बच्चे के ऊपर हर तरीके से दबाव डालती हैं जाके, ठीक है। और क्या होता है कि पारिवारिक रूप में अगर हम लोग देखते हैं तो मीडिया का प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ता है, ठीक है। मीडिया का प्रभाव वर्तमान में हम लोग देखते हैं तो शिक्षा से दूर लेता चला जा रहा है। कहीं भी शिक्षा को बढ़ावा देने वाला कार्यक्रम आपको नहीं दिखाई पड़ेगा, ठीक है। तो मीडिया चैनल जो हैं और जो टेलीविज़न है, तो ये क्या करता है, एक सामाजिक प्रभाव बच्चों की जो शिक्षा है उसको दूर करने का मतलब कारण बनता है, ठीक है। और मीडिया हर तरीके से गलत गलत चीज़ों को, इधर उधर की जो बच्चे के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, उन चीज़ों को दिखाया जाता है, ठीक है। और आज की डेट में अगर हम लोग देखते हैं कि जो बच्चे हैं, ठीक है, शिक्षा से दूर होते चले जा रहे हैं, वो अधिकतम समय कुछ अन्य गतिविधियों पर भी लगाते हैं। और क्या है कि वर्तमान में हम लोग देखते हैं कि पारिवारिक अनदेखापन भी है कि परिवार के व्यक्तियों द्वारा जो बच्चों की एक निगरानी होती थी ना पहले, तो वो चीज़ नहीं रह गई है। तो ये बहुत बड़ी समस्याएं हैं, ठीक है। और क्या है कि जिसके कारण क्या होता है कि पारिवारिक अनदेखापन के कारण
जैसे होता भी है, बहुत सारे लोगों ने मतलब ये चीज़ें अपने आसपास में भी देखी होंगी कि चीज़ें आती हैं, बच्चा नहीं पढ़ रहा, ठीक है मत पढ़ने दीजिए, उसको छोड़ दीजिए, ठीक है। आप उसके अकॉर्डिंग नहीं चल सकते, बच्चे की शिक्षा है, उसको नहीं समझ है, आपको समझाना पड़ेगा, आपको उसके लेवल पर जाकर समझाना पड़ेगा। तो ये अनदेखा नहीं करना है आपको बच्चों को, ठीक है, क्योंकि बच्चे ही देश का भविष्य होते हैं, आपके परिवार का भविष्य होते हैं। तो ऐसी स्थिति में बच्चों को समझाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मानसिक विकास देखिए, बच्चे होते हैं धीरे धीरे ही चीज़ें पढ़ते हैं। अब अच्छा एक चीज़ बताइए, आप लोग, बहुत से लोग होंगे और देखा भी होगा आप लोगों ने कि एक बच्चा होता है, ये पेरेंट्स हैं, ध्यान रखिएगा, ये पेरेंट्स हैं और ये एक छोटा सा बच्चा है, ठीक है। अब पेरेंट्स, बच्चा बोलता है हमें ये चीज़ चाहिए, माता पिता इसके क्या बोलते हैं, इसको डांटते हैं, मारते हैं, पीटते हैं और हर तरीके से इस पर मतलब कार्य करते हैं, ठीक है, मारते पीटते हैं। अब ऐसी स्थिति में ये समझने का बच्चे को प्रयास नहीं करते हैं, वो कहते हैं, अब देखिए यहाँ पर जो पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स हमेशा बोलते हैं कि यार तुम समझते नहीं हो, तुम बेकार हो, तुम कभी नहीं मुझे समझोगे। तो सोचने वाली बात है, एक छोटा सा बच्चा, 10 साल का बच्चा या 8 साल के बच्चे के पास में कितनी समझ होगी, कितनी समझ होती है उसके पास में। और आपकी एज कितनी होती है, मिनिमम 35, 40, 50 भी हो सकती है या 30 भी हो सकती है। अब आप छोटे बच्चे से ये मतलब उससे अपेक्षा कर रहे हैं कि वो आपकी 40 साल की समझ के बराबर रख कर वो आपसे बात करे आके, तो क्या कभी वैसा पॉसिबल है? और बच्चे को हम लोग डेली डांटते रहते हैं, तो ये चीज़ें गलत है ना, क्योंकि वो बच्चा अभी आपकी समझ के अनुसार उतनी उसमें समझ नहीं आई है, उसके पास 5 साल के बच्चे की ही समझ है। तो आपको क्या करना होगा, आप जो 35 साल की समझ रखे हैं अपनी समझ को, उस 10 साल के या 8 साल के बच्चे की समझ के बराबर उस लेवल में जाकर उसको समझना होगा, प्लस उसको समझाना होगा। तो ये बहुत बड़ी कॉम्प्लिकेशन है हमारे समाज में लोगों की, ठीक है, बच्चे को समझना ही नहीं चाहते, ठीक है। तो इसी वजह से क्या होता है कि उसका मानसिक विकास भी नहीं हो पाता है। और क्या होता है कि पारिवारिक में देखते हैं कि जैसे आप ग्रामीण क्षेत्रों में देखते होंगे कि स्कूल जाते समय बच्चे को भेदभाव किया जाता है कि आप निम्न वर्ग से बिलोंग करते हैं और आप, तो ऐसे में क्या होता है, लड़ाई झगड़े भी होते हैं बच्चों को लेकर। तो ऐसे में परिवार वाले व्यक्ति क्या बोलेंगे कि आप स्कूल छोड़ दीजिए, घर में बैठिए, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी समस्याएं हैं। और क्या समस्याएं हैं कि जैसे इंटरनेट है, वर्तमान में इंटरनेट आ चुका है शहरी क्षेत्रों में और ग्रामीण क्षेत्रों में, हर क्षेत्रों में आप देखते हैं इंटरनेट पर, सोशल मीडिया पर, और ट्विटर हो गया, फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप हो गया, यूट्यूब हो गया, इन सब पर जो अनचाही गतिविधियाँ हैं उन पर बच्चे ज़्यादा समय बिताते हैं पढ़ने की अपेक्षा। तो ये भी भारत में शिक्षा का विकास क्यों नहीं हो पा रहा है, शिक्षा का स्तर क्यों नहीं बढ़ पा रहा है, इनमें ये बहुत सारी पारिवारिक समस्याएं हैं। और अगला क्या चैलेंजेस हैं, तो अगले चैलेंज के रूप में हम लोग देखते हैं कि शिक्षा का व्यवसायीकरण हो गया है। शिक्षा एक बिजनेस के रूप में आ गया है कि यह एक धंधा है, बढ़िया है, कमाऊ धंधा है, इससे पैसे मिलेंगे और मिलते भी हैं। लोग इसको एक व्यवसाय के रूप में कर रहे हैं, ठीक है। प्राइवेट स्कूल हमारे यहाँ निजीकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है। अब जो ग्रामीण तबके का व्यक्ति है वो कैसे अपने बच्चे को पढ़ा पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर शिक्षा का व्यवसायीकरण जो है भारत में शिक्षा की बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण चुनौती है। और क्या है कि जो एजुकेशन है, एजुकेशन की क्वालिटी में जो डिक्रीज़ आया है, ये बहुत बड़ी चुनौती है। भारत में गुणवत्ता में जो कमी आई है, शिक्षा की गुणवत्ता में कमी आई है, ये बहुत बड़ी समस्या है भारत के लिहाज से।
ठीक है। अगला क्या है, पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम की कौन कौन सी शिक्षा संबंधित समस्याएं हैं कि जैसे जो व्यवहारिक, देखिए हमारे यहाँ फैक्चुअल चीज़ें रटाई जाती हैं बच्चों को, लेकिन कभी भी व्यवहारिक ज्ञान नहीं दिया जाता, ठीक है, ये भी बहुत बड़ी दिक्कत है। और क्या है कि व्यावसायिक नॉलेज कभी नहीं दी जाती, जैसे रोजगार परक शिक्षा है उसको भी दिए जाने की आवश्यकता है, ठीक है। और योग्यता आधारित विकास नहीं होता, जो विकास होता है बच्चे का वो योग्यता आधारित नहीं होता। पक्षपात और जो भाई भतीजावाद है इसमें भी आगे बढ़ाया जाता है कि बच्चे को पास कर दिया जाता है और आगे बढ़ाया जाता है। घर के जो स्कूल का मैनेजमेंट है वो हर तरीके से पक्षपात करता है। तो ये बहुत बड़ी समस्याएं होती हैं और जो अच्छे बच्चे होते हैं वो हमेशा पीछे रह जाते हैं, ठीक है। अब जैसे अगली चुनौती है शिक्षा के क्षेत्र में कि सुरक्षा की चुनौतियाँ। तो सुरक्षा की चुनौतियों की जब हम लोग बात करते हैं तो देखिए बच्चा स्कूल में है और प्लस रास्ते में है। घर में तो वो उसके माता पिता उसको देख रेख करने के लिए हैं, लेकिन जिस समय वो परिवहन के साधनों द्वारा आ रहा होता है स्कूल से, उस समय कुछ भी घटनाएं होती हैं और आए दिन आप लोगों को सुनाई भी देती रहती होंगी कि इस बच्चे का अपहरण हो गया, इस बच्चे के साथ में या इस लड़की के साथ में कुछ गलत हो गया, छेड़खानी की घटनाएं हो गई और अन्य घटनाएं भी घटती रहती हैं। तो सुरक्षा के लिहाज से दोस्तों ये बहुत बड़ी समस्या है शिक्षा के क्षेत्र में, जिससे लोग स्कूल नहीं भेजना चाहते बच्चों को, ठीक है। अब इसके लिए भी उचित प्रबंध करने की आवश्यकता है। और क्या है कि हमारे यहाँ जो रिसर्च है, इनोवेशन है और जो कौशल विकास है, इसको बढ़ावा नहीं दिया जाता। एक उद्योग क्षमता है या जैसे एक उद्यमिता क्षमता है, उसका वह विकास नहीं किया जाता। बच्चों में शिक्षा प्रणाली में इन सारी चीज़ों का समावेश करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और क्या है कि हमारे देश में जो शिक्षा है वो मूल्य आधारित नहीं है, ठीक है। हमारे यहाँ कुछ चीज़ें हैं नैतिक शिक्षा के रूप में बहुत पहले पढ़ाई जाती थी, लेकिन अब वो चीज़ें नहीं है। इसको और व्यवहारिक ज्ञान में लाने की आवश्यकता है। वर्तमान में क्या है, मूल्य अब बहुत ज़रूरी हो गए हैं, ठीक है। जो शिक्षा है वो मूल्य आधारित होनी चाहिए, ठीक है। अब जब हम लोग वित्त पोषण की बात करते हैं तो हमारे यहाँ जीडीपी का लगभग 2.8% ही केवल शिक्षा पर, एजुकेशन पर खर्च किया जाता है, जबकि अन्य देशों में स्वीडन हो गया, नॉर्वे हो गया, फिनलैंड हो गया, तो अन्य देशों में क्या है 7 से 7.5% तक यह खर्च किया जाता है। तो हमारे यहाँ अन्य देशों की तुलना में बहुत कम है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, उपाय को देख लेते हैं। उपाय कौन कौन से हैं? तो देखिए बच्चों की स्थितियों को समझना, पारिवारिक लिहाज से हम बात कर रहे हैं कि पारिवारिक लिहाज से बच्चों की स्थितियों को समझना कि वो किस हालत में है। ऐसी कोई गलत व्यक्ति के साथ में तो नहीं हो गया है, गलत फ्रेंड्स के साथ में तो नहीं जा रहा है। पारिवारिक देखभाल करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। शिक्षा का विकास इसलिए भी निगरानी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि बच्चा कर क्या रहा है, पढ़ाई कर रहा है या कुछ और ही कर रहा है, ठीक है। तो कहा भी जाता है जो परिवार होता है आपकी प्रथम पाठशाला होती है, ठीक है। और जो बच्चों को बताया जाना चाहिए, सिखाया जाना चाहिए, वो उच्च तकनीकी के माध्यम से बताया जाना चाहिए, समझाया जाना चाहिए, ठीक है। और क्या है कि जैसे वित्त पोषण जैसे सरकारी प्रयासों में किए जा रहे हैं कि इक्विटी के माध्यम से लगभग 20,000 करोड़ रुपए जो हैं वो संग्रहित किए जाएंगे, ठीक है। और सरकारी बजट का जो एलोकेशन है उसको बढ़ाया जाना चाहिए। जो आपका 2-2.5% है उसको 5 से 6% करने की आवश्यकता है, क्योंकि देखिए हमारे यहाँ स्कूल, कॉलेजेस, ओपन यूनिवर्सिटीज़ बहुत हैं, बहुत संस्थान हैं, प्राइवेट संस्थान हैं, गवर्नमेंट संस्थान हैं। तो ऐसे में क्या है, इन संस्थानों को अगर पैसा नहीं मिलेगा, फाइनेंस नहीं मिलेगा, तो ऐसी स्थिति में बहुत बुरी स्थिति में चले जाएंगे ये, ठीक है। सही प्रकार से उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा को प्रदान नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो सरकारी बजट में एलोकेशन अच्छी खासी मात्रा में होना चाहिए, लगभग 5 से 6% तक। और क्या है, बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करना कि जैसे उनकी मनोसामाजिक सुरक्षा, अगर बच्चा किसी गलत प्रकृति में या गलत आदतों से ग्रस्त है तो उसको समझना प्लस उसको दूर करने का प्रयास करना। जैसे परिवहन में, जैसे स्कूल से आते समय उसके साथ में कुछ ना हो तो आपको व्यवस्था करनी चाहिए कि आप खुद जाएं उस बच्चे के साथ में और उसको लेकर आएं, ठीक है। नहीं ले जा सकते तो आप किसी एक व्यक्ति को लगाइए, ठीक है। तो
कहीं ना कहीं जो बच्चे की सुरक्षा है उसका निर्धारण किया जाना चाहिए। अब बहुत से स्कूल्स में आपने सुना भी होगा, देखा भी होगा। देखिए, सारी चीज़ें हैं आपको दिखाई दे जाएंगी, यही समाज है, यही सारी चीज़ें हैं, यहीं पर सारी चीज़ें आपको पढ़ना है और यही चीज़ें आपको देखनी है। ठीक है, स्कूलों में आप लोगों ने देखा होगा कि कर्मचारी ने कि किसी बच्चे के साथ में गलत किया है या उसका यौन शोषण हुआ, तो ये बहुत बड़ी समस्या है हमारे यहाँ। और डर कर वो बच्चा फिर कभी स्कूल नहीं जाता, क्योंकि उसकी मन स्थिति ऐसी नहीं हो पाती है। कभी कभी तो सुनाई देता है कि रेप भी हो जाते हैं स्कूल में, लेकिन बच्चे डर के कारण वो चीज़ें नहीं बताते हैं। बाद में जब बातें पता लगती हैं तब वो चीज़ें उजागर होती हैं। और क्या है कि उपायों में हम लोग बात करते हैं तो हमारे यहाँ भारतीय शिक्षा में बच्चों की जो शिक्षा को अगर बेहतर करना है, ठीक है, तो शारीरिक शिक्षा का विकास उसको बढ़ावा दिए जाने की बहुत आवश्यकता है। ठीक है, शारीरिक विकास बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जब स्वस्थ अगर बच्चा होगा तो उसका दिमाग भी स्वस्थ होगा और वह अच्छे से शिक्षा को ग्रहण कर सकेगा। ठीक है, और जो हमारे यहाँ उच्च संस्थान हैं, उच्च शिक्षा के संस्थान हैं, तो उनका विनियमन करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। उनका वित्त पोषण बहुत अच्छी तरीके से होना चाहिए। और जो पक्षपात है, भेदभाव है, भाई भतीजावाद है, तो ये सारी चीज़ों को दूर करने की आवश्यकता है। जो कानून हैं उनको कड़ाई से लागू करने की आवश्यकता है। और क्या है, शिक्षकों की गुणवत्ता को बेहतर करना। जो शिक्षक हैं उनकी गुणवत्ता को बेहतर किया जाना चाहिए, उनको समय समय पर प्रशिक्षण किया जाना चाहिए। और जो स्कूल का जो डेटा है या जो वही मतलब जो रजिस्टर होते हैं, उनको उन चीज़ों की समय समय पर निरीक्षण भी किया जाना चाहिए। ठीक है, और क्या है उपायों में हम लोग देख लेते हैं तो मूल्य आधारित शिक्षा को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। मतलब वो आपके सत्यता हो गई, ईमानदारी हो गई, सत्यनिष्ठा हो गई, बड़ों का सम्मान करना और एक झूठ ना बोलना, ठीक है, हिंसा ना करना, ये सारे मूल्य बच्चों में विकास करने की आवश्यकता है। और इन्हीं के चीज़ों को बेसिक लेवल पर, शिक्षा के बेसिक लेवल पर धीरे धीरे चीज़ें बच्चों को बताई जानी चाहिए और समझाई जानी चाहिए। ठीक है, और क्या है कि जैसे वर्तमान में रोजगार परक शिक्षा को बढ़ावा दिया जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, रोजगार व्यवसायिक शिक्षा के अंतर्गत इसमें बहुत सारी चीज़ें भी की जानी चाहिए कि जैसे प्रशिक्षण कार्यक्रम हैं और जो कौशल विकास के कार्यक्रम हैं। तो इससे क्या होगा, हमारे यहाँ देखिए इंडिया में जनसंख्या और बच्चे बहुत हैं। ठीक है, जो यंग जनरेशन है वो बहुत ज़्यादा है। अब अगर ऐसी स्थिति में अगर कुशल श्रम नहीं होगा तो वो बेकार हो जाएगा फिर। ठीक है, श्रम जो होगा वो बेकार हो जाएगा जब तक उसके अंदर कोई नॉलेज नहीं होगी। ठीक है, तो इसीलिए व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा दिया जाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और क्या है कि शिक्षा जो है वो सभी तक बिल्कुल सरल और सुलभ पहुंच होनी चाहिए। ठीक है, गांव के या शहर में हर जगह, गांव और शहरों में हर जगह शिक्षा जो है वो अच्छी तरीके से बच्चों तक पहुंचनी चाहिए। ठीक है, एक सही रूप में और सही स्वरूप में पहुंचनी चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं सरकारी प्रयासों को कुछ देख लेते हैं कि जैसे हाल ही में सरकार ने क्या किया है कि एनटीए की स्थापना की, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की स्थापना की है, जिसके माध्यम से परीक्षाओं का आयोजन कराया जा रहा है। और जितने भी जो हमारी शिक्षा है उससे संबंधित जितने भी मानक हैं उनका मानकों का विकास किया जाना चाहिए और उनका क्रियान्वयन बहुत अच्छी तरीके से होना चाहिए। और क्या है कि जो राष्ट्रीय उच्च शिक्षा के जो फेलोशिप है वो स्टार्ट की गई है। ठीक है, अटल इनोवेशन मिशन है, इसके माध्यम से रिसर्च को बढ़ावा दिया जा रहा है, स्वरोजगार को बढ़ावा दिया जा रहा है, टिंकरिंग लैब की स्थापना की गई है। तो ये बहुत सारे प्रयास किए जा रहे हैं सरकार के द्वारा। तो ये सारी चीज़ों को आप लोगों को लिखना था। ठीक है, और इस एस्से को आप लोग बहुत अच्छे तरीके से लिखिए और लिखने के बाद